में जो क्वेश्चन हमने पहले करना है इनकम स्टेटमेंट का, दिस वन काफी लंबा क्वेश्चन होता है, लेंथी क्वेश्चन होता है। मैं यहीं से शुरू करना है और मैं एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करता हूँ। ये लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 है ऑटम 14 का। ठीक है, ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 7। ये इनकम स्टेटमेंट बनाने वाला क्वेश्चन है। ये जरा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं ये स्पेस छोड़ रहा हूँ। देखिए, रिक्वायरमेंट पहले चेक कीजिएगा, वही होगी जो रूटीन की है। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये दो चीजें आपने इसमें बनानी है, राइट। तो फॉर्मेट आपके जेहन में है, तो अब इसको देखेंगे। पहली लाइन में आपने क्या करना है, नेम ऑफ द बिजनेस या बिजनेसमैन जो भी गिवन हो। जैसे लिखता है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सलमान, तो मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ सलमान और उसके बाद बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम और फिर देखते हैं किस साल की है, 30 जून 2014। ये दो कॉलम मैंने इसके लिए छोड़े, दो कॉलम में हम इसको लेंगे, क्योंकि वर्किंग है हम इस कॉलम में कर लेंगे। अमाउंट देखें, अमाउंट इन थाउजेंड्स है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ₹1000, दोनों कॉलम में। जो वर्किंग बनानी होगी वो हम यहाँ बना लेंगे, लेजर्स की फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में जो हमें चाहिए होगी वो हम यहाँ बनाएंगे। तो पहले जरा डाटा देख लेते हैं। ये ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे एक नजर देखना है, ड्राइंग्स है, ट्रेड डेटर्स, गुडविल, ये तीन चीजें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये एसओसीआई में जाएगा। कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी आपके एसओएफपी में ट्रांसफर करेंगे हम। सेल्स रिटर्न्स, ये एसओसीआई में। कैश एट बैंक, ये भी एसओएफपी में। पावर डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और परचेज लेस रिटर्न्स, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ओपनिंग स्टॉक, कैरिज इनवर्ड, बिल्स रिसीवेबल और मिसलेनियस। सिर्फ बिल रिसीवेबल, ये पूरी लिस्ट जो मैंने पढ़ी है ये सारी एसओसीआई में आएगी, स्वाय बिल रिसीवेबल के जो एसओएफपी में ट्रांसफर होगा। सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने ट्रांसफर करने हैं एसओसीआई को, और बाकी सारे के सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी, तीन चीजें जो हैं वो एसओएफपी में ट्रांसफर होगी। क्रेडिट साइड पे भी देखिए, कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन्स, ये तीन चीजें आपकी ट्रांसफर होंगी एसओएफपी में। ये ओपनिंग प्रोविजन है, ये आपकी सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये तीन आइटम जो हैं एसओसीआई में आएंगी। बिल्स पेएबल, अक्रूड एक्सपेंस, ये एसओएफपी में, और अदर इनकम एसओसीआई में। ये पूरी तरतीब देखने के बाद अब जरा एडजस्टमेंट जो बहुत जरूरी है, ठीक है। हमें देखना यह है कि किसका इफेक्ट कहां पे जाएगा। वो लिख रहा है ऑन 1 जुलाई 2013 मशीन वाज परचेज फॉर 500,000, हाउएवर दिस कॉस्ट हैज रॉन्गली बीन पोस्टेड टू परचेज। तो लिहाजा ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये खरीदा था आपने मशीन, तो ये मैं यहाँ पर इसको टिक लगा दूंगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो इसको ठीक करना है कि हमने प्लांट रिकॉर्ड नहीं किया, और सेकेंडली हमने एक एरर और की है कि गलती से परचेज में शामिल कर दिया, ये परचेज नहीं है। तो इसलिए मैं ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि इसको हमें एडजस्टमेंट जब करूंगा तो ये मुझे, जब भी मैं ट्रायल बैलेंस से एसओसीआई बनाना शुरू करूंगा या एसओएफपी बनाऊंगा तो मुझे फौरन नजर आ जाएगा कि इसकी एडजस्टमेंट है। इसी तरह वो आगे लिख रहा है, सलमान सन्स वर्क्स एज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसीव अ सैलरी ऑफ ₹150,000 per month which has been included in drawings।
एक चीज याद रखिएगा, अगर ऑनर कोई चीज खुद विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग्स है, लेकिन अगर उसका बेटा काम कर रहा है और वो विड्रॉ कर रहा है सैलरी तो वो ड्राइंग्स नहीं है। तो ये भी गलत हुआ है, ये गलती से ड्राइंग्स में ऐड हो गया। इसमें से लेस करूंगा और सैलरीज में जाकर ऐड करूंगा, इसलिए दोनों को हाईलाइट कर। इसी तरह अगली एडजस्टमेंट देखें तो इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस। तो ये इंश्योरेंस जो है इसमें कुछ प्री पेमेंट है, वो भी मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देन डेप्रिसिएशन है, वो तो खैर एंड पे रिकॉर्ड करनी है, इसलिए उसको टिक लगाने की जरूरत नहीं होती। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये भी अंडरस्टूड होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी, इसको कहीं पे टिक नहीं लगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं जी, इस क्वेश्चन को। जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगी सेल्स, ठीक है। और जो जो चीज मैं लेता जाऊंगा वो अमाउंट को टिक करता जाऊंगा। अब जैसे ये सेल्स है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेल्स। तो देखना ये है कि क्या सेल्स में कोई रिटर्न है। ये सेल रिटर्न भी है और ट्रेड डिस्काउंट भी है, ये दोनों यहां से माइनस करने हैं सेल्स में से, ठीक है। ये सेल की अमाउंट है 353 300। किसी को कोई चीज समझ ना आए तो साथ मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। अब सेल रिटर्न दी हुई है 10,000 की, वो हम यहां से लेस कर देते हैं, लेस सेल रिटर्न्स। और सेल्स रिटर्न की जो अमाउंट है वो मैं उठाऊंगा, उसको टिक लगाऊंगा, एंड दैट इज 10,000। ये 10,000 माइनस होगा। और फिर ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, अब ये कैसे पता लगेगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट सेल्स पे है या परचेज पे। एक चीज याद रखिएगा, अगर तो ये डेबिट साइड पे दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये सेल में से माइनस होगा, और अगर क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है तो परचेज में से माइनस होगा, क्योंकि परचेज बाय नेचर डेबिट होती है और उसका जो ट्रेड डिस्काउंट है वो क्रेडिट होगा। और जो सेल्स है वो क्रेडिट होती है बाय नेचर, उसका ट्रेड डिस्काउंट जो है वो डेबिट है। ये 2432 भी मैं माइनस करूंगा, ठीक है जी। एस कर देता हूं इसमें, ट्रेड डिस्काउंट 2432। इसके अलावा और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन तीनों को मैं प्लस माइनस करके फाइनल अमाउंट यहां ले आऊं, मेरी नेट सेल्स है, ठीक है। ये पहला स्टेप है। अब उसके बाद मुझे दूसरी हेडिंग देनी है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हेडिंग है, इसलिए मैं इसको बोल्ड और इटैलिक कर रहा हूं। अब कॉस्ट ऑफ सेल में मुझे सबसे पहले चाहिए होता है ओपनिंग स्टॉक। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस और लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक देखें तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये एज इट इज लिख लिया 127762। ऐड करनी है परचेजेस, गिवन है। परचेज में एडजस्टमेंट भी है, ये देखिएगा मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट भी है, लेकिन इसकी रिटर्न इसमें से माइनस हुई हुई है। ये 330530 आ रही है, जाते हैं क्योंकि ये जैसे मैंने ये हाईलाइट किया था, इसको डबल हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दिस वन। इसको ऑब्वियसली जब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ किया हुआ है तो इसका मतलब कोई एडजस्टमेंट थी, और वो एडजस्टमेंट क्या थी। वो पहली एडजस्टमेंट, वो कह रहे हैं कि मशीन खरीदी थी आपने 500,000 की और गलती से आपने परचेज में ऐड कर ली। तो यकीनी बात है ये परचेज तो नहीं है, इसको लेस कर देता हूँ। तो ये मैं लिखता हूँ लेस रॉन्गली entered इन परचेज, और ये 500 की अमाउंट में माइनस कर। और ये जो परचेज दी हुई है इसमें से रिटर्न ऑलरेडी लेस है, इसमें लिखा हुआ है लेस रिटर्न्स। अच्छा, देखते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है। अब जरा लिस्ट में गौर से देखें तो डायरेक्ट एक्सपेंस, आप जरा स्टूडेंट्स को, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, बताइए इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा कोई नजर आ रहा है। जी यानी स्टूडेंट, कैरेज इनवर्ड। जी वेरी गुड। कैरेज इनवर्ड जो है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है जी, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड इनवर्ड्स आ रहा है 10,420। पहले इतने हिस्से को हम टोटल करते हैं,
और टोटल करने के बाद इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। और याद रखिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस से नहीं मिलेगी, राइट। ये अलग दी होगी क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज 237,500। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, ये पहला इफेक्ट लेके जा रहा हूँ, इसका भी लेके जा चुका हूँ, और ये परचेज वाला भी मैं लेके जा चुका हूँ एक इफेक्ट, ठीक है। कि 237,500 की अमाउंट जो है वो मैं इसमें से लेस कर दूंगा। अब जब लेस करूंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 712 जो है वो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट। दिस वन इज सेल्स, और ये कॉस्ट ऑफ सेल लेस की तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद आपने देखना है अदर इनकम कौन सी है। अब देखें अदर इनकम में देखें तो एक इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन है और एक अदर इनकम के नाम से दी हुई है। तो इसके लिए मैं ऐड करूंगा अदर इनकम, हेडिंग दूंगा, और इसके अंदर फिर दो इनकम आ रही हैं, जिसमें सबसे पहली इनकम जो है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड। एडजस्टमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं कोई चीज मैंने क्रेडिट साइड पे हाईलाइट नहीं की हुई। 11,930, एक तो ये आ जाएगा, और सेकंड फिर अदर इनकम है 3,100, ये भी यहां ले आएंगे 3,100। इन दोनों अमाउंट्स को हम टोटल करते हैं और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट में इसको ऐड कर देंगे, लेस एक्सपेंसेस। अब वो हैं जो इनडायरेक्ट हैं, और ये लंबी लिस्ट होती है। अब जरा देखते जाते हैं कौन कौन से एक्सपेंस है जो जो आता जा रहा है, और जिसकी एडजस्टमेंट है वो भी देखते जाएंगे। पहला आ रहा है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसकी लिस्ट बनाते जाते हैं। दिस इज 800, ये 800 की अमाउंट यहाँ। उसके बाद कैश इन हैंड, फैक्ट्री सेल्स रिटर्न हम ले चुके हैं, कैश एट बैंक, पावर एंड यूटिलिटी चार्जेस हमें दिए हुए हैं जी 6,500, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी यहां ले लें 6,500। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस, इसकी एडजस्टमेंट है, ठीक है। और एडजस्टमेंट क्या थी कि आपने सैलरी पे की थी सलमान के बेटे को जो ऑनर है, और वो गलती से ड्राइंग्स में ऐड हो गई। ये ड्राइंग्स नहीं है, ये सैलरी है, तो ये सैलरी में ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये सैलरीज एंड वेजेस ये हेड आ गया। और इसके लिए ना मैं छोटी सी वर्किंग यहाँ बना लेता। ये वर्किंग बड़ी जरूरी होती है। ये देखिएगा वर्किंग नंबर 1 जो है वो ले लेते हैं, और गिवन वैल्यू जो है हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में है वो 40,400, 40400। एक तो ये अमाउंट आ गई। इसके बाद अब तो गलती से ड्राइंग में ऐड किया था वो ऐड कर दें यहाँ पर, वो ड्राइंग से माइनस होगा और यहाँ पर ऐड होगा। यानी सैलरी ऑफ सलमान, टी सैलरी वो देख लेते हैं। वो कह रहे हैं जी सैलरी जो है वो उसकी 150,000 पर मंथ है, राइट। तो पूरे साल का चूंकि अकाउंट बना रहे हैं तो 150 इंटू 12, ये 1,800। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 42,200 की अमाउंट जो है वो यहाँ दे। थोड़ी सी वर्किंग थी, आपने इसको जब आप सीख लेंगे तो इसका शॉर्टकट वर्किंग भी बना दूंगा, लेकिन अभी आप इसी तरह कीजिएगा ताकि इसको समझ सकें। अब ये एडजस्टमेंट मैं ले चुका हूं दिस वन, ठीक है जी। अब आएगा रेंट एंड रेट्स, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। रेंट एंड रेट्स है 6,992। पर इंश्योरेंस आ रहा है, इसकी एडजस्टमेंट है
और इसकी एडजस्टमेंट क्या है, नंबर 3 देखिएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस एक्सटेंट ऑफ ₹650। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस वो कह रहा है कि इसमें 650 शामिल है, वो माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि प्रीपेड इस साल का एक्सपेंस नहीं है। इसके लिए भी उसी स्टाइल में जाता हूं और यहां लिखता हूं इंश्योरेंस और वर्किंग नंबर 2 लीजिएगा, वर्किंग 2। अब इसमें जो गिवन अमाउंट है वो देखिएगा कितनी है, 2000 की अमाउंट यहां ले आएंगे और इसमें आपने लेस करना है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड हमारे पास है टू द एक्सटेंट ऑफ 650,000, वो इसमें से माइनस किया तो 1350 की जो अमाउंट आ रही है वो यहाँ पर मैं लिंक कर रहा हूँ इसमें। इंश्योरेंस के बाद अगर आप देखें तो एडवर्टाइजमेंट, इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये एज इट इज लिख लीजिएगा। और एडवर्टाइजमेंट आ रही है मेरे पास 4512। फिर मेरे पास बिल रिसीवेबल है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। और आखिर में आ रहे हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसको लिख लेते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ रहे हैं 4130। अब जिस वक्त ये ट्रायल में सारी आइटम डेबिट साइड पे पूरी हो जाएंगी क्योंकि एक्सपेंसेस मिलेंगे ही आपको डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड पे कोई एक्सपेंस नहीं होगा। अब एक नजर एडजस्टमेंट में देख लें, कोई एडजस्टमेंट ऐसी तो नहीं जो रह गई हो। अब जरा गौर से देखिए, पहली ये मैंने थोड़ा थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 1 भी मैं ले चुका हूँ, 2 भी हो चुकी है, 3 भी हो गई है, 4th रहती है और 5th रहती है। तो पहले हम जरा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। Depreciation is to be charged on WDV as follows. Okay. वो कह रहा है जी कि डेप्रिसिएशन आप चार्ज करें 10% प्लांट एंड मशीनरी पे। तो मैं पहले लेता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इसके लिए वर्किंग बना रहा हूँ, वर्किंग नंबर 3। उसकी वजह क्या है कि उसमें एक एरर भी हुई थी, एक आपने मशीन खरीदी थी वो गलती से परचेज में चली गई थी, तो वो आपने मशीन में ऐड भी करनी है। और ये 1 जुलाई को खरीदी थी, ठीक है, यानी साल के शुरू में। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसमें ये ऐड करूंगा और फिर डेप्रिसिएशन लूंगा। अब प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट कितनी है जी क्वेश्चन के अंदर, ये देख सकते हैं 45,000। तो वर्किंग 3 में आइएगा, वर्किंग 3 में जो गिवन वैल्यू है वो 45,000 है। और ये ओमिटेड, जो ओमिट हो गया था हमारा एसेट, और वो कितना था 500 का, वो पहले ऐड कर लें। इसको ऐड इसलिए किया कि ये दोनों साल के शुरू में है, दोनों ही साल के शुरू में है, ठीक है। अगर तो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया होता तो मैं अलग अलग लेता। अब मैं इस पे डेप्रिसिएशन ले लेता हूँ। डेप्रिसिएशन है एट 10%, सीधा सीधा इस अमाउंट का 10% ले लेंगे जो कि 4550 आ जाता है। ये अमाउंट 4550 जो है वो यहां लेगा। जो है वो हमें कह रहा है जी कि फैक्ट्री बिल्डिंग पे 5%। अब फैक्ट्री बिल्डिंग है 42,500 ऑन बिल्डिंग, इसकी वर्किंग यहीं बना लेंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं इसको अलग करने की। वो इसलिए पहले वर्किंग बनाई कि उसमें प्लस माइनस पहले करना होता है इस वजह से। तो ये 42,400 का 5% ये कैलकुलेट कर लेंगे और ये अमाउंट यहां ले आते हैं 2120, ठीक है। ये रिकॉर्ड करने के बाद अब ये एडजस्टमेंट जो है, ये दोनों एडजस्टमेंट मेरी हो गई, यानी ये भी हो गई। अब आखिरी रह गई प्रोविजन वाली, ठीक है। प्रोविजन का मैंने आपको तरीका बताया था कि इसका आपने करना क्या है, मैंने फार्मूला समझाया था। यहाँ पर मैं लिखूंगा सिर्फ बैड डेट्स और वर्किंग नंबर 4। मैं यहाँ लिख सारा रहा हूँ लेकिन यहाँ यूज सारा नहीं होगा, मैं जीरो करता जाऊंगा, बट एग्जाम में उतना ही लेना है जितना आपके
आपको गिवन हो। लेना होता है बानो वाला फार्मूला बैड डेट्स, फिर लेना होता है एडिशनल बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन, ये ओल्ड प्रोविजन। अब ये जो चार चीजें मैंने लिखी, अभी अमाउंट लिखूंगा आपके सामने और यहां पर इसको सम कर लेंगे। फार्मूला पहले लगा देता हूं। बैड डेट्स आपको कहां से मिलेंगे? ट्रायल बैलेंस में से। और ओल्ड प्रोविजन कहां से मिलेगी? ट्रायल बैलेंस से। एडिशनल बैलेंस बैड डेट्स आपको मिलेंगे एडजस्टमेंट में से। ड्यू प्रोविजन भी मिलेगी एडजस्टमेंट में से। अगर आप गौर से देखें, हमने पूरा ट्रायल बैलेंस देखा, डेबिट साइड पे कहीं बैड डेट्स नहीं आ रहे हैं तो इसको जीरो कर दूंगा। एग्जाम में ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एडिशनल बैड डेट एडजस्टमेंट में से मिलेंगे, एडजस्टमेंट में सिर्फ प्रोविजन दी हुई है, ये भी नहीं है। अब न्यू प्रोविजन दी हुई है, वो कह रहा है 2% ऑफ ट्रेड डेटर्स। अब पहले ट्रेड डेटर्स देखिएगा कितने हैं। ट्रेड डेटर्स हैं 109,420, इसका आपने लेना है 2%। 109,420 का 2%, ये 2188 न्यू प्रोविजन आ गई। और इसमें से ओल्ड प्रोविजन ये गिवन होगी ट्रायल बैलेंस में, ये 900 की प्रोविजन इसमें से माइनस करो। ये तीन चीजें ऐड होनी है और एक माइनस होगी, तो ये जो फाइनल अमाउंट आएगी ये एसओसीआई में आप लेकर जाओगे। ठीक है, दिस वन इज द वर्किंग नंबर 4। अमाउंट को यहां से लेते हैं कि अब देखिए इसको भी करने के बाद, अब देखिए मेरी ये एडजस्टमेंट भी हो गई। अब सारी एडजस्टमेंट मैं एसओसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ले चुका हूं, ट्रायल बैलेंस में से भी सारी चीजें ले ली हैं। अब जो कुछ बचा है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम। अब फाइनली इन सबको टोटल कर लो, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से ऊपर जो 125 186 की अमाउंट है उसमें से माइनस कर, ये टोटल आ रहा है 734,442। इसमें ये अमाउंट माइनस करेंगे तो 50,744 की जो अमाउंट आ रही है, दिस वन इज अवर नेट प्रॉफिट। ठीक है, और अगर माइनस में आएगा तो दिस वन इज द नेट, सॉरी मैंने लिख लॉस दिया, वो नेट लॉस होगा अगर आंसर माइनस में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थी एसओसीआई की। फॉर्मेट आपके जेन में होना चाहिए, ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा। जितने क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे प्लीज उतना ही क्वेश्चन आपने घर से करके रखने और खुद करने हैं, ताकि आपको जहां प्रॉब्लम आ रही है उसको हम देख सकेंगे कहां मसला आ रहा है। जैसे मैंने कहा था आपको क्लास में भी कि ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके मार्क्स बड़े अच्छे मिलते हैं, जगह जगह पर जो जो चीज ठीक लिखेंगे उसके मार्क्स मिलते जाएंगे, तो इसलिए इसको जितना ठीक कर सकते हैं उतना करना है। अब आइएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी। और इसमें फॉर द ईयर नहीं आएगा, इसमें एज एट आएगा। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मैंने फॉर्मेट आपसे डिस्कस किया था क्लास में। दो फॉर्मेट होते हैं, एक लिक्विडिटी फॉर्मेट और एक टेंजिबिलिटी फॉर्मेट। ठीक है, तो मैं टेंजिबिलिटी फॉर्मेट यूज कर रहा हूं और यहां पर मैं पहले मेन हेडिंग दूंगा एसेट्स, यहां पे फिर नॉन करंट एसेट्स पहले लेते हैं, बची है ना वही मैंने यहाँ लानी है। अब देखें नॉन करंट एसेट हैं कितने, कौन से हैं हमारे पास, पहले उसको देख लें फिर तरतीब देखेंगे। एक प्लांट है और एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, यकीनी बात है मैंने बताया था इमूवेबल पहले लेनी है, तो पहले फैक्ट्री बिल्डिंग लिखिएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग माइनस करनी है तो ये 45,000 की अमाउंट पहले अलग से लिखूंगा, 42,400 की, ये 42,400 और इसकी डेप्रिसिएशन इसमें से लेस कर, एक्यूमुलेटेड तो दी नहीं हुई, सिंपल इस साल की डेप्रिसिएशन लेस करनी। और अगर एक्यूमुलेटेड दी होती
तो मैं इस अमाउंट को डेप्रिसिएशन को पहले एक्यूमुलेटेड में प्लस करता और प्लस करके फिर उसमें से माइनस करता। ठीक है, तो बिल्डिंग 2120, अब इसको मैं माइनस करके जो अमाउंट आएगी तो यहां ठीक है 40,280 की अमाउंट हमारे पास आ गई। अगला हेड देखिएगा तो फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट जो है वो 45,000 ये है, और एक एरर हुई थी, ठीक है जी, उसको भी लेना है। तो वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट, इन दोनों को प्लस करके ये 45,500। मैं 45,000 नहीं लूंगा, बल्कि इसमें ये अमाउंट तो उठा लूंगा 500। क्यों? क्योंकि मैं डुप्लीकेट नहीं करना चाहता इंफॉर्मेशन, तो लेस, तो ये ऑलरेडी वर्किंग में मौजूद है। अब इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें से लेस कर दूंगा, जो कि बन रही है 4550। हमारे पास नॉन करंट एसेट आ गए। इसके अलावा और क्वेश्चन के अंदर कोई नॉन करंट एसेट मौजूद नहीं। नहीं, एक और है, सॉरी, गुडविल, सॉरी, एक और है गुडविल, इंटेंजिबल। गुडविल की जो अमाउंट है वो यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 20,000। ये 20,000 भी यहाँ पर प्लस कर, ये करने के बाद इसको टिक लगा दें। अब टोटल कर दें इसको, नॉन करंट एसेट्स आ जाए। अगली हेडिंग दूंगा करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहले तरतीब याद रखनी है, प्रीपेड लेना है, और प्रीपेड हमें एडजस्टमेंट में दिया है। ये याद रखिएगा, ये वाली एडजस्टमेंट में दूसरा इफेक्ट भी ले गया हूं, इसलिए मैं इसको अब पूरा हाईलाइट कर, ये जो 500 ऐड किया है, और डेप्रिसिएशन का भी दूसरा इफेक्ट में ले जा चुका हूँ, ये भी मैंने फुली हाईलाइट कर दी है। ठीक है, यानी अब मैं ये कह सकता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 1 भी मुकम्मल हो चुकी है और 4 भी हो चुकी है। यानी ये दोनों, जब तक दोनों इफेक्ट नहीं होंगे आपने इसको पूरा टिक नहीं लगाना। अब प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 650 है, ये देखिएगा, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ये मैं यहां ले आता। प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे पास है जी 650,000। अच्छा, अब इसमें फर्दर हम लेंगे स्टॉक, और यहाँ जो स्टॉक आना है, इन्वेंट्री आनी, वो क्लोजिंग है। क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में दी हुई है, तो अब ये इसका दूसरा इफेक्ट भी मैं ले गया 237,500, तो इसको भी हाईलाइट कर दिया। अब सिर्फ मेरे पास 2 एडजस्टमेंट रह चुकी है, बाकी मैं सारी ले चुका हूँ। ये 6 भी हाईलाइट हो। अब फिर मुझे डेटर्स चाहिए, रिसीवेबल्स। अब यहाँ 2 रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल भी है, ये देखिएगा यहाँ पर, और ट्रेड डेटर, जिसको मर्जी पहले लेने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड डेटर्स की अमाउंट जो है ना वो इस कॉलम में लिखूंगा 109,420, इस कॉलम। इसमें लिखने की वजह यह है कि इसमें से मैंने प्रोविजन लेस करनी है। कौन सी प्रोविजन लेस करनी है? जो न्यू प्रोविजन, जो 2% हमने निकाली थी, यहाँ पे हमारे पास वर्किंग में मौजूद है, ये न्यू प्रोविजन, बस ये अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करके ये जो अमाउंट आएगी वो यहाँ लिख लेते हैं, और ये याद रखिएगा, जैसे ही मैंने इसमें से माइनस किया तो ये वाली एडजस्टमेंट जो है वो भी मैं ले चुका हूँ मुकम्मल तौर पे। अब मेरी एक एडजस्टमेंट रहेगी और उसका इफेक्ट ड्राइंग्स पे आ, ठीक है। अब हमारे पास बिल्स रिसीवेबल की वाली, बिल रिसीवेबल लिख लेते हैं
32,526। यहां से हाईलाइट किया। आप देखें डेबिट साइड पे सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट रह गई है, एक कैश एट बैंक है और एक कैश इन हैंड है, बाकी सारी टिक हैं और एक ड्राइंग्स है। ठीक है, तो पहले कैश एट बैंक लिखते हैं, वो है 13,512, 13,512, इसको भी हाईलाइट कर लें। और अब कैश इन हैंड है 728, भी हमने यहां से हाईलाइट कर। सेट पूरे हो गए, तो ये चूंकि मैं सिंगल कॉलम यूज कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग खास तौर पे चेक कीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहले इसको हम ना बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स बना के इसका टोटल लेंगे। ये टोटल नीचे आ चुका है 392,140, ये करंट एसेट का टोटल। अब मैं करंट और नॉन करंट को जब टोटल करूंगा, टोटल एसेट्स, ये करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट 493,378, ये मैं डबल लाइन से इसको क्लोज कर, मेरी एक साइड जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बन चुकी है। राइट, अब आइएगा नेक्स्ट। अब मैं लूंगा दूसरी हेडिंग इक्विटी। असल में अब मेजर काम निकल चुका है, अब थोड़ा सा काम रह गया, एंड लाइबिलिटीज। ये मेन हेडिंग आ गई, इसमें सबसे पहले हेडिंग आएगी इक्विटी। आपने लेना कैपिटल, ये देखिएगा सलमान कैपिटल दिया हुआ है 300,000। मैं लिखता हूं सलमान कैपिटल 300,000। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूं कि इसमें पहले आपने ऐड करना है नेट प्रॉफिट। ये वो नेट प्रॉफिट जो आपने एसओसीआई में निकाला है, और अगर लॉस होगा तो आप प्लस नहीं करोगे, माइनस करोगे। राइट, इसको प्लस करने के बाद लेस कर देंगे ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स की ना एक हमारे पास एडजस्टमेंट भी है। ये ड्राइंग्स है 30,500 की। अब इसमें एक सलमान की जो सैलरी है बेटे की, वो ड्राइंग्स में शामिल हो गई थी, वो पहले लेस करनी। तो ड्राइंग्स के लिए मैं वर्किंग बना लेता हूँ। वर्किंग नंबर आई थिंक 5 है, मैं चेक कर लेता हूँ। वर्किंग नंबर 5। वैल्यू है ना, ये है मेरे पास 30,500, ये 30,500 की। और यहाँ पर सैलरी जो थी, असल में सैलरी थी सलमान के सैलरी की, वो यहाँ से माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो वहां मैंने ऐड की थी ये 1800, यहाँ से माइनस करूंगा। अब 28,700 जो है वो मेरी ड्राइंग्स आ रही है, वो ड्राइंग्स यहाँ से माइनस कर देंगे 87। अब फाइनली जो वैल्यू आ रही है वो कैपिटल बन गया, इन दो उसमें से ये अमाउंट माइनस कर दी। ठीक है, ये इक्विटी हो गई। अब देखें लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है, ये लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बाकी सारी करंट लाइबिलिटीज। तो मैं पहले हेडिंग देता हूं नॉन करंट लाइबिलिटीज, और इसमें लोन फ्रॉम टेकन फ्रॉम बैंक, ये डायरेक्ट यही ले लेंगे। एंड दिस वन इज नॉन एज 40,000। नाउ यू कैन सी, ध्यान में रखिएगा कि एडजस्टमेंट मेरी सारी पूरी हो चुकी है। ये वाली एडजस्टमेंट भी मैं ले चुका हूं, इसका दूसरा इफेक्ट भी आ चुका है। इवन ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड देखें तो सारी आइटम टिक हो चुकी है, क्रेडिट साइड सिर्फ रह गई है, और वो करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, एक तो ये अमाउंट आ गई, एक ये अमाउंट। तीसरी मैं लेता हूं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में मैंने बताया था कि बैंक ओडी अगर हो तो पहले ले लें, अदरवाइज कोई खास तरतीब की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्रेडिटर्स पहले लिए हुए, ये गिवन है, इसको यहीं ले लेते हैं, इसी कॉलम को यूज कर लेते हैं 104724।
या यहाँ लिख के टोटल करके ले जाते हैं क्योंकि इसमें वर्किंग तो है कोई नहीं। उसके बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल दिया हुआ है 23,150। पेएबल के बाद अक्रूड एक्सपेंसेस हैं 460। इन तीनों को ऐड कर ले, ये मेरी करंट लाइबिलिटीज आ गई। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट। अब जब मैं इसको टोटल करूंगा दैट शुड बी इक्वल टू टोटल एसेट्स, और यू कैन सी कि ये 100% इक्वल आ रहा है 493,378। मैं लिख दूंगा टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ऐड कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि ये दो अमाउंट आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं 100% तो नहीं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका ठीक होगा। ठीक है, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन किया एसओसीआई का। अब कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो पूछिए, इसमें से अगर कोई पूछना चाहता है स्टूडेंट कोई चीज। ओके है, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, मैं ही बोलता जा रहा हूँ। यस सर, सर ठीक हो, ओके है बोला सर। करें। अब आइएगा अगला पेपर, इन 15। इसमें देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 20 मार्क्स का। ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं था, जरा टफ क्वेश्चन दिया था, लेकिन करेंगे सही, खैर उस पर मसला नहीं है। ये इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये जरा डिफरेंट स्टाइल में दिया हुआ है। इसको हम नॉर्मली तो सिंगल एंट्री कहते हैं, ये FR1 से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन बहरहाल इतना भी मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं, डाटा दिया होता है। तो ये लिख रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ फैल्कन लिमिटेड ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। ये 31 दिसंबर 2013 के बैलेंस दिए हुए हैं। नॉन करंट एसेट में फ्री होल्ड लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट। करंट एसेट में स्टॉक, डेटर्स, बैंक। नॉन करंट लाइबिलिटीज में 10% लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक है, और करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, जिसको अक्रूड एक्सपेंस भी कह सकते हो। ये सारा पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, यानी पिछले साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब इस साल में आते हैं, इस साल की ट्रांजैक्शन उसने जरा बड़ा डिफरेंट तरीके से दी हुई है, देखते जाइएगा। कैश सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 375,000. Credit sales were 75% of total sales, and the amount collected from debtors was 1,035,000. Provision for doubtful debts has to be made equal to 5% of debtors balance at the end of 2014. Provision for doubtful debts at the end of 2013 was nil. पिछले साल 0 थी, इस साल वो कह रहा है जी आपने 5% प्रोविजन भी क्रिएट करनी। Second, payment made to trade creditors amounted to rupees 641,450. Credit purchases were this amount, whereas cash purchase were 35% of total purchase. Then FT, यहाँ से मैं सेल और परचेज निकाल सकता हूँ। फिर FT paid 38,000 against salaries, 30,000 against office expenses and 45,000 against selling expenses. ये सारे आपने पे किए। Cash discount allowed to customers during the year amounting to 21,000, whereas cash discount receipt from supplier was 13,000. ये discount allowed और discount receipt की information है। On 1st July 2014, ये साल का शुरू बनता है, नहीं मिड बनता है,
मिड ऑफ द ईयर, क्योंकि पिछला साल खत्म हुआ था 31 दिसंबर 2013 को। तो 1 जुलाई को FT sold one of the old machine at a loss of 15,000. On 31 December 2013, this old machinery had a book value of 54,800. On 1st October 2014, a new machine Z was purchased in its place at a cost of 164,800. तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें हेल्प देंगी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए और एसेट की वैल्यू निकालने के लिए। On 1st January 2014, office equipment was sold at its book value for 20,000. ये साल के शुरू में सेल कर दी थी और बुक वैल्यू पर सेल की है, इस पे कोई गेन और लॉस नहीं आया। Then depreciation is to be provided on building 10%, plant 15, office equipment 20% on their book values. Or interest on long-term loan of 10% per annum together with part payment of principal sum of 25,000 was made on 31st December 2014. और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एंड पे और क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जी यहाँ तो हमें किस तरह मिलेगा डाटा। तो आपने एक प्रिंसिपल रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसके मुताबिक क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा पहले, ठीक है जी। तो पहले जरा ये हिस्सा बना लेते हैं नीचे। पिंक 2015 का क्वेश्चन नंबर 8। नेम ऑफ द बिजनेस फैल्कन ट्रेडर्स, SOCI for the year ended 31st December 2014. और अमाउंट सी हुई है यहाँ पर रुपीस में, थाउजेंड्स में नहीं। सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा, देखिए इसका तरीका क्या है। जो क्वेश्चन शुरू करना है, जो चीज मुझे चाहिए मैं उसके मुताबिक स्टार्ट करूंगा। आप जरा एक मिनट होल्ड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मुझे सेल चाहिए। अब देखिए सेल कैसे मिलेगी, क्वेश्चन में आइएगा। सेल में दो हिस्से होते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। देखिए कैश सेल गिवन है, तो मैं यहाँ पर अब इसकी वर्किंग बनाऊंगा। सॉरी, यहाँ मैं वर्किंग का रेफरेंस दे देता हूँ। वर्किंग नंबर 1 कहाँ आएंगे, और वर्किंग 1 सेल्स। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैश सेल जो कि गिवन है, और कैश सेल हमारे पास गिवन है 375,000। अब मुझे क्रेडिट सेल चाहिए। होल्डिंग को फॉलो कीजिएगा। देखिए कैश सेल मैंने ले ली, इसको हाईलाइट कर देते हैं साथ ही। क्रेडिट सेल के बारे में क्रेडिट सेल वर 75% ऑफ टोटल सेल। अच्छा, ये याद रखना है कि ये जो 75% कह रहा है ये टोटल सेल का कह रहा है, यानी
ये जो अब इसका आंसर निकलेगा वो टोटल सेल्स है। इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा, जो कि अभी तक नहीं निकला, अभी तो ये वैसे ही उसका टोटल आ रहा है, ठीक है जी, ये तो वैसे टोटल आ रहा है। तो ये अभी हमारे पास टोटल सेल तब आएगी जब क्रेडिट सेल, इसका 75% है, ठीक है, ये वर्डिंग के मुताबिक। अगर ये सेल 75% है टोटल सेल के, तो ये सेल 25% हुई, राइट, ये 25% हो गई। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले 100% में कन्वर्ट कर लूं, या डायरेक्ट अगर निकालना हो तो ये करूंगा। ये देखिएगा, मैं इसकी वर्किंग शो कर रहा हूँ। 375,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 25। ये 75 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि क्रेडिट सेल 75% है, और 25 पे डिवाइड क्यों किया कि कैश सेल को बेस बना रहा हूँ, और कैश सेल मेरी 25% है। जब 25 पे डिवाइड करूंगा तो ये 1% हो जाएगी, राइट। इस वजह से हम इसको 75 बाई 25 कैलकुलेट करेंगे, तो ये मेरे पास टोटल सेल कैलकुलेट हो चुकी है। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने इसके अंदर। अच्छा, अब आइएगा उसी तरह लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल की जो क्लोजिंग है ना, वो इस साल की ओपनिंग हो जाएगी। ये देखिएगा 183,000। इसमें ऐड करना परचेज। अच्छा, परचेजेस भी निकलेगी जिस तरह अभी हमने क्रैश सेल्स निकाली है। वर्किंग 2 में आते हैं। वर्किंग नंबर 2। सर जी जनाब। सर ये सेल्स वाली वर्किंग फिर एक दफ़ा करा दें। जी, मैं एक इसका ऑल्टरनेट भी बता देता हूँ। देखिए, ये ज़रा चेक कीजिएगा। मैं लेट करता हूँ टोटल सेल इज इक्वल टू एक्स। अब अगर मैं देखूँ तो हमें ये मालूम है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू एक्स। मैं लिख सकता हूँ इसको, राइट। अब कैश सेल जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ 375,000 प्लस क्रेडिट सेल के मतलब वो कहता है कि क्रेडिट सेल जो है वो 75% ऑफ टोटल सेल है, यानी 0.75 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब मैथमेटिकली सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 0.75 इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.25 एक्स इज इक्वल टू 25,000। और अब मैंने x निकालनी है। x का मतलब टोटल सेल है, x का मतलब टोटल सेल। वो कैसे निकलेगी कि मैं सीधा 375,000 को डिवाइड कर देता हूँ 0.25 पे। ये देखिएगा ये टोटल सेल आ गई, ठीक है। और फिर मैंने क्रेडिट सेल निकालनी हो तो मैं अब इस अमाउंट का 75% ले लूँगा। दिस वन इज एन ऑल्टरनेट वर्किंग। आगे समझ बात। यस सर। इस वर्किंग को भी मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। इस वर्किंग में देखें, जो कैश सेल है वो 25% है। मैं इसको 25% पे जब डिवाइड करूँगा ना, तो 1% बन जाएगा। ये इसलिए डिवाइड किया था। और मैं निकालना चाहता हूँ 75%, तो इसलिए 75 से मल्टीप्लाई भी किया। तो ये शॉर्टेस्ट वे है जिसमें डायरेक्ट क्रेडिट सेल निकल आएगी। लेकिन इस वर्किंग के थ्रू आप पहले टोटल सेल निकालोगे, और टोटल सेल और कैश सेल का जो डिफरेंस है वो क्रेडिट सेल होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब परचेज में आते हैं। तो मुझे यहाँ दो परचेज चाहिए, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ये वैल्यूज तो चेंज करेंगे, ये मैं डिलीट करता हूँ, और मेरे पास जो आंसर आएगा वो टोटल परचेज आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में देखिएगा नंबर 2 में वो लिखता है पेमेंट मेड टू ट्रेड क्रेडिटर इतना, क्रेडिट परचेज वर 664950। देखो, क्रेडिट परचेज इधर गिवन है 664950, ये क्रेडिट परचेज। अब मुझे कैश परचेज चाहिए। वो कहता है कैश परचेज 35% ऑफ टोटल परचेज, सेम वही कॉन्सेप्ट।
भाई अगर ये 35% है तो ये 65% हुआ, ये हमारा 65% हुआ। तो अब मैं क्या करूं, इसको निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट जो ऊपर हमने पढ़ा था, इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। मैं यहाँ पे ये करूंगा 664 950 को मल्टीप्लाई करता हूँ 35 से, क्योंकि मैं 35% निकालना चाहता हूँ और जो मैं वैल्यू उठाई है वो 65% है, तो डिवाइड कर दीजिएगा 65 पे, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा कैश से, कैश परचेज। तो ये 1023 जो है वो मेरी परचेज आ जाएगी, ये यहाँ ले आएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हमें नजर नहीं आया, तो लिहाजा इसमें सिंपल मैंने क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस करना है अब इसमें, तो मेरी सीजीएस बन जाएगी। अब इसमें से मैं लेस करता हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर देखो तो ये दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक 90,000, राइट। ये 90,000 मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। अब जो फाइनल फिगर आएगा वो सीजीएस है, और मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा, दिस वन इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मेन एरिया जो है हमारा काफी हद तक निकल चुका है। अब आइएगा अदर इनकम देखें, तो इसमें पूरा डाटा में मुझे अदर इनकम नजर आई थी एक जगह। ये एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड है और ये लॉस है, अच्छा बस एक ही है, एंड दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। ऊपर मैं हेडिंग देता हूँ अदर इनकम और इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड। अब चूंकि डिस्काउंट है तो मैं डायरेक्टली यहाँ ले आता हूँ, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर दैट इज इक्वल टू 13,000। ये 13,000 प्लस किया। अब मैं इसमें से लेस कर दूंगा एक्सपेंसेस, यहाँ पे ऐड करना था। अब एक्सपेंसेस में जो जो एक्सपेंस हमें तरतीब से दिया हुआ मैं लिखता जाऊंगा, शुरू से चलिएगा। कैश सेल दी हुई है, क्रेडिट सेल, अमाउंट कलेक्टेड डेटर्स, प्रोविजन। अब मैं प्रोविजन को पहले ले लेता हूँ, ठीक है जी, जिसके लिए लिखूंगा बैड डेट्स एक्सपेंस और वर्किंग नंबर 3। अब फिर वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था, मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ वर्किंग 3 को, ये यहाँ ले आते हैं और इसके बाद इसमें चेंजेस कर लेते हैं। इन बैड डेट्स मुझे गिवन नहीं है, अब यहाँ तो खैर ट्रायल शायल है ही नहीं, एडिशनल बैड डेट भी गिवन नहीं है। न्यू प्रोविजन, यस न्यू प्रोविजन गिवन है। वो कह रहे हैं जी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड बाय 5% ऑफ डेटर बैलेंस। वैसे तो ये वर्किंग ना भी बनाओ, क्योंकि देखो ना ये है ना ये है, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, और ओल्ड प्रोविजन भी नहीं है, क्योंकि ये लिख रहा है कि जो डाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो 2013 की थी क्लोजिंग, वो 0 थी, ठीक है। तो इसलिए ये वर्किंग ना भी बनाओ तो कोई मसला नहीं, जो भी प्रोविजन आएगी वो बैड डेट्स में डाल दूंगा, इसको काट दूँ, इसकी वर्किंग इस तरह नहीं बनानी, ठीक है। अब जरा डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। अब मुझे करना क्या है कि मुझे 5% निकालना है डेटर्स का, और डेटर दिए नहीं हुए, तो पहले डेटर्स बना लेते हैं, ठीक है। अब डेटर्स कैसे बनेंगे, ओपनिंग डेटर्स पहले उठाएं। ये मैं टी अकाउंट की बजाय ना दूसरे फॉर्मेट में कर रहा हूँ, ये ओपनिंग डेटर्स। जब साल शुरू हुआ था तो ओपनिंग डेटर्स मेरे पास कितने थे जी, 177,000, यानी मैंने 177,000 लोगों से लेने थे। अब ड्यूरिंग द ईयर कैश सेल तो लेनी नहीं, क्रेडिट सेल की, तो क्रेडिट सेल से डेटर भरते हैं, वो यहाँ ले आइएगा, वो प्लस हो जाएगी। क्रेडिट सेल जब करते हो तो डेटर इंक्रीज होते हैं, इसको पहले प्लस कर लो, और इसके बाद फिर देखते हैं माइनस क्या क्या होगा। वो कह रहा है जी कि आपने जो कैश रिसीव किया ना डेटर से, दिस वन कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 1035, जब डेटर से कलेक्ट करोगे तो माइनस होगा डेटर्स कैश कलेक्टेड 1,035,000, ये माइनस किया। उसके बाद डेटर्स में
और कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन एक नीचे डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, ठीक है 21,000। तो डिस्काउंट अलाउड से भी डेटर्स कम हो जाते हैं। 21,000 यहाँ से माइनस किया। अब माइनस करने के बाद अब जो आंसर आ रहा है 246,000, ये मेरा क्लोजिंग डेटर्स। जब क्लोजिंग डेटर्स निकल आए, अब मैं इसमें प्रोविजन निकाल देता हूं एट 5%, और इस अमाउंट का 5% लिया तो 12,300 की अमाउंट आ गई, वो यहाँ ले आइएगा बैड डेट्स। ज़्यादा आसान हो गया ना, इसमें कोई बैड डेट्स हैं ना कोई एडिशनल बैड डेट्स हैं ना कोई ओल्ड प्रोविजन है, बस जो न्यू प्रोविजन निकलेगी वही मेरा एक्सपेंस बन जाएगा, इसलिए मैंने वो वर्किंग लिख कर काट दी थी, ठीक है। बात और आगे चलते हैं एक्सपेंसेस में। कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, यहाँ से देखते जाइएगा, ये एक्सपेंसेस आ गए, ये पेड है। वो कहता है FT पेड 38,000 अगेंस्ट सैलरी, सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये एज इट इज ले लीजिएगा। एक तो ये सैलरीज आ रही हैं 38,000, 38,000। उसके बाद नेक्स्ट 30,000 ऑफिस एक्सपेंसेस। अच्छा, ऑफिस एक्सपेंसेस को देखें तो इसके ओपनिंग क्रेडिटर भी दिए हुए हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर भी दिए हुए हैं, ये क्लोजिंग क्रेडिटर, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करना है, यानी मतलब ये हुआ कि ये तो आपने पेमेंट की है ना, ये जो 45 पे किए हैं इसमें 35 पिछले साल के हैं, वो माइनस करेंगे और इस साल के जो 28 हैं वो अभी पे नहीं हुए, इसको प्लस करेंगे, तब जाके एक्सपेंस बनेगा। तो ये मैं लिखूंगा ऑफिस एक्सपेंसेस वर्किंग नंबर 4। वर्किंग 4 में आता हूँ और मैं सबसे पहले लिखता हूँ ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। हमने इस साल पे किए हैं जी, जो पे किए हैं वो जरा देख लेते हैं कितने। यहाँ से देखिए 30,000 अगेंस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे पेड हैं, ये शुरू में लिखा हुआ है वर्ड पेड, ये 30,000 पे किए। लेकिन जो पिछले साल लाइबिलिटी थी 35,000, ये 35,000 ये माइनस होगा इसमें, क्योंकि ये पिछले साल के। यस, इसको कहते हैं ओपनिंग अक्रूड, ये माइनस करोगे 35,000, लेकिन क्लोजिंग अक्रूड ऐड कर देंगे। क्लोजिंग वो है जो अभी पे नहीं हुआ, क्लोजिंग प्रीपेड जो आ रहे हैं वो ये आपके सामने 28,000, ये प्लस कर। अब इसको प्लस माइनस कर लें तो ये मेरे पास फिगर आ गया 23,000 का। दिस बिकम एन ऑफिस एक्सपेंसेस। इसके बाद आगे चलिएगा, आगे लिख रहे हैं जी डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर अमाउंटिंग टू 21,000, ये भी एक्सपेंस है 21,000, एक्सपेंस आ गया। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड के बाद आगे देखिएगा, वो लिखते हैं 1 जुलाई FT सोल्ड एन ओल्ड मशीनरी एट अ लॉस ऑफ 15,000, ये भी मेरे एक्सपेंस में आएगा। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन 15,000, ये भी एक्सपेंस में आ गया। On 31st December, this old machinery had a book value of this. On 1st October, new machinery was purchased, so and so. चलिए ठीक है, ये भी मसला हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ से सिर्फ इनकम और एक्सपेंस की आइटम्स लेनी है। फिर on 1st January 2014, office equipment was sold at book value of rupees 20,000. ये बुक वैल्यू पर सेल किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग 10%, प्लांट 15%, ऑफिस इक्विपमेंट 20%। हाँ, अब आइएगा डेप्रिसिएशन ऑन, पहला दिया हुआ है उसने बिल्डिंग। देखें तो 10% है और बिल्डिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक मशीनरी की है, एक ऑफिस इक्विपमेंट की है, तो बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा
बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है, ऊपर देखिएगा 610,000, दिस वन। ये 610,000 का मैंने कितने परसेंट लेना है बिल्डिंग का? 10%। तो ये तो सीधा सीधा मैं यहीं बना लूंगा, इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं है, इसको यहीं शो एग्जाम में करना है। 610,000 इंटू 10%, जो कि बनेगा 61,000। जब मैं अगली दो डेप्रिसिएशन लूंगा उस पर मुझे वर्किंग बनानी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन और वर्किंग नंबर 5। इसको मैं इसलिए बनाऊंगा कि इसमें एक डिस्पोजल भी हुई है, और ये बड़े ध्यान से करना है। ये वही प्रिंसिपल है जो मैंने आपको क्लास में सिखाया था। जो मशीन बेच रहे हो वो आप बेच रहे हो 1 जुलाई को, यानी इट मीन जब साल शुरू हुआ था तो मेरे पास मशीन कितनी थी? 330,000 की, ठीक है। 6 महीने के बाद आपने इनमें से एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू 54,800 थी, वो आपने सेल कर दी, ठीक है। और फिर आपने एक न्यू मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर को। तो अब इसमें मैंने आपको तरीका बताया था कि डेप्रिसिएशन कैसे लोगे। देखिएगा, मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ये कैसे निकलेगा? देखिए, जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो है 330,000। इसमें से जो डिस्पोज किया है ना उसकी बुक वैल्यू माइनस कर दीजिएगा। ये जो डिस्पोज किया है उसकी बुक वैल्यू 54,800 है और ये ओपनिंग ही है। इसमें से 54,800 पहले लेस करेंगे। जो बाकी मशीन है उस पे आप डेप्रिसिएशन लेंगे, कितने परसेंट उसने कहा है? 15%। इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल को माइनस इसलिए किया ताकि इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना हो। अब इसकी कैलकुलेशन कर लें, 330,000 माइनस 54,800 इंटू 15%, ये 41,280 की अमाउंट आ गई। अब इसके बाद आपने डेप्रिसिएशन लेनी, अभी खत्म नहीं हुआ, अब डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल लेते हैं। ऐसे डिस्पोज किया है उसकी वैल्यू 54,800 थी, इस पे भी 15% डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन 6 मंथ की, क्योंकि आपने 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक इसको यूज किया है। ये पहले इसलिए माइनस किया था ताकि इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना हो। आ गया 4110। फिर मैं आखिर में लूंगा डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट, न्यू मशीन। अब जो न्यू मशीन है वो आपने कब एक्वायर की है? दिस वन, 1 अक्टूबर को आपने एक नई मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्ट 164,800 थी। तो 164,800, इसका भी 15% लेंगे, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके 3 महीने की डेप्रिसिएशन जो है वो मैं कैलकुलेट करूँ। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन आ गई मशीन पर, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वर्किंग थी। अब तीसरा आइएगा, जो आपका ऑफिस इक्विपमेंट है, इस पे 20% है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक सेल हुआ है, वो कह रहे हैं 1 जनवरी ऑफिस इक्विपमेंट सेल, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 1 जनवरी को सेल कर रहे हो, साल के शुरू में। बस सीधा 20,000 माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन ले लेंगे। इसकी डेप्रिसिएशन में यही ले लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन और ये बनेगी। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट पहले तो देखिएगा है कितने का? 115,000। साल जब शुरू हुआ था तो 115,000 का था। इसमें से आपने एक एसेट साल के शुरू में ही सेल कर दिया 20,000 का, दिस वन, ये 20,000,
ये माइनस कर दीजिएगा और बाकी जो अमाउंट है उस पे आप डेप्रिसिएशन लेंगे 20%। ये दिया हुआ है रेट, ऑफिस इक्विपमेंट 20%। अब ये क्या ले आते हैं, 19,000। अब यहां तक मैं पहुंच चुका हूं इस एडजस्टमेंट तक। उसके बाद रह गया इंटरेस्ट ऑन लोन। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन at 10% per annum together with part payment of principal sum of 25,000 was made on 31st December। यानी इसका मतलब है कि ये जो लाइबिलिटी आ रही है आपकी दिस वन, इसमें 25,000 आपने पे कर दिया हुआ है, यानी साल के शुरू में आपकी 190,000 लाइबिलिटी नहीं थी। मुझे लाइबिलिटी चाहिए साल के शुरू की ताकि मैं इंटरेस्ट ले सकूं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा, आपकी जो लाइबिलिटी गिवन है इस वक्त वो 190,000 है, ये साल के शुरू में है, सॉरी ठीक है ये साल के शुरू में है, तो फिर तो सीधा सीधा इसका 10% ले लो ना। यस, फिर कोई मसला नहीं। मैंने कहा शायद इस साल के एंड में ये 10% इसका ले लो, 190,000 इंटू 10% जो कि बनेगा 19,000। ठीक है, और आखिर में देखें तो बस और कोई चीज़ गिवन नहीं है। ये तो प्रिंसिपल रीपेमेंट है, इसका इनकम स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ तक अगर देखें तो मैं SOCI मुकम्मल कर चुका हूँ। अब इसको क्लोज करते हैं, देखते हैं कि प्रॉफिट आता है या लॉस। इसको टोटल कर लेते हैं एक्सपेंसेस को। अब इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में ये 13,000 प्लस किया और 259,870 माइनस किया तो 130 की जो अमाउंट आ रही है, दिस वन इज अ नेट प्रॉफिट। ये पहला हिस्सा मैंने सॉल्व किया आपके सामने SOCI। ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिएगा, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो ताकि मैं SOFP शुरू करूं। ओके, अब SOFP शुरू करते हैं। उसकी भी तरतीब माइंड पे रखनी है आपने। और ये फॉर द ईयर नहीं होगी, ये एज एट होगी। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एसेट्स। अब एसेट्स में भी नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट यहाँ पर अगेन बड़े ध्यान से देखना है, जो जो एडजस्टमेंट है वो डाल के। तो सबसे पहले तो बिल्डिंग ले लेते हैं, ये 610 की ओपनिंग बैलेंस 610,000। ठीक है जी। अच्छा, अब जो आपने एसेट न्यू खरीदा है वो इसमें ऐड कर दें। एक एसेट आपने न्यू खरीदा था 164,800 का, बिल्डिंग। ये बिल्डिंग खरीदी थी? नहीं, बिल्डिंग नहीं खरीदी थी, सॉरी, वो मशीन है। तो बिल्डिंग तो एज इट इज, बस डेप्रिसिएशन लेस करना। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन ये हमने कैलकुलेट की हुई है 61,000 है, इसको माइनस करते हैं, अमाउंट आती है 549,000। बिल्डिंग के बाद अब हमारे पास जो सेकंड है दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, इसकी जरा वर्किंग ध्यान से बनानी है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू ओपनिंग दी हुई है वो 330,000। अब इसमें नई मशीन भी खरीद रहे हैं, जो नई मशीन खरीद रहे हैं वो ऐड कर दें। नई मशीन जो खरीदी है आपने वो है जी, उसकी वैल्यू 164,800। और जो
मशीन बेची है, उसकी WDV माइनस कर दें। जो ओल्ड बेची है उसकी WDV 54,800 है, लेकिन 54,800 नहीं लेना आपने क्योंकि शुरू में थी, फिर ये मजीद डेप्रिसिएट हुई है 4,110। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो लेस करोगे, यानी ये डेप्रिसिएशन पहले लेस करके फिर लेके आना। जिस डेट को बेच रहे हो उस डेट की वैल्यू चाहिए। ये 50,693 माइनस कर दिया, और अब इसमें से मैं लेस करता हूं उसी तरह डेप्रिसिएशन, और इसकी डेप्रिसिएशन जो थी वो 51,570 थी। अब ये करने के बाद, जी आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा बोलिए। सर ये पॉइंट दोबारा से बता दें। जी मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, चूंकि मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, हमें 330,000 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था यहाँ पर क्वेश्चन में। ये 330,000 आप देख सकते हो प्लांट। ड्यूरिंग द ईयर आप एक नई मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 164। जब भी नई मशीन खरीदोगे वो यकीनी बात है आपकी वैल्यू जो एसेट है बढ़ जाएगा। फिर ओल्ड मशीन लेस करनी है। अच्छा, अब ओल्ड मशीन की जो WDV गिवन है 54,800, लेकिन ये याद रखेगा ये 31 दिसंबर 2013 की है और आप बेच रहे हो 1 जुलाई 2014 को। तो मुझे 1 जुलाई 2014 की बुक वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि उस साल की ये जो 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकाली है ना, वो पहले इसमें से लेस करके वो अमाउंट इसमें से लेस करनी है, राइट। और फिर डेप्रिसिएशन तो वैसे भी लेस करनी है, वो लेस की। अब मैं इसके बाद इसको यहां से, सॉरी, अमाउंट आती है वो निकाल लेता हूँ, चारों अमाउंट को प्लस करके। ये 392,540 की अब मेरे पास मशीन रह गई। और तीसरा एसेट है ऑफिस इक्विपमेंट जो 1,15,000 का। अच्छा, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें डिस्पोजल हुई है, लेकिन इसमें जितनी डिस्पोजल वैल्यू दी हुई है ना वही लेस करें। अच्छा, अब ये भी मैं बता दूं यहाँ क्यों वो लेस कर रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये 20,000 की उसकी बुक वैल्यू थी और 1 जनवरी की थी, ठीक है। तो लिहाजा ये इसकी मजीद डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड ही नहीं की। जो बाकी एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई है, इसलिए सीधा सीधा लेस किया। अब इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दें, जो इसकी डेप्रिसिएशन है वो बनती है 19,000। अब इनको भी प्लस माइनस करके अमाउंट यहाँ पे आए। अब फिक्स्ड एसेट्स में एक रह गया लैंड। अच्छा, वो पहले लिखना चाहिए था, मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। फ्री होल्ड लैंड, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती। फ्री होल्ड लैंड, लैंड दी हुई है हमें, ये देखिएगा 100,000। नॉन करंट एसेट में हमारे पास और कोई मजीद एसेट नहीं है, पहले इन सारों को प्लस कर लेते हैं। ये नॉन करंट एसेट आते हैं 1117,540। अब आइएगा करंट एसेट्स में। रखनी है सबसे पहले देखें कोई प्रीपेड तो नहीं दिया हुआ था। पूरे क्वेश्चन में हमने देखा हमें कहीं प्रीपेड नहीं मिला। उसके बाद मुझे स्टॉक चाहिए, यानी इन्वेंट्री है, और यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री लेनी है। दिस इज 90,000 की इन्वेंट्री आ गई। उसके बाद मैंने रिसीवेबल लेने हैं, ठीक है, बल्कि ये हम इसको इधर ही ले आते हैं क्योंकि इसमें वर्किंग आई। अब रिसीवेबल जो है वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं, तो मैं वो ले आता हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स,
और ये हम उस वर्किंग से उठा लेते हैं, कहाँ पे हमने कैलकुलेट किए थे रिसीवेबल्स, ये क्लोजिंग डेटर्स आ रहे हैं 246 के, और ये वर्किंग नंबर 3 है, इसका रेफरेंस यहाँ दूंगा वर्किंग नंबर 3। और इसकी जो प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन, वो इसमें से ही लेस कर देंगे। अब प्रोविजन हमने ऊपर कैलकुलेट की थी वर्किंग 3 में ही 12,300, वो लेस कर दिया। अब लेस करके जो अमाउंट आई वो यहाँ ले आते हैं। ये मेरे ट्रेड डेटर्स भी आ गए। अच्छा, अब इसके बाद और रिसीवेबल देखें। देखें, स्टॉक भी हमने ले लिया, लेकिन ये वाला नहीं लिया, ये ओपनिंग था। डेटर्स भी ये नहीं लिए क्योंकि ये ओपनिंग थे। अब मुझे बैंक अकाउंट चाहिए, बैंक, ठीक है। तो अब बैंक कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको वर्किंग बनानी है, वर्किंग नंबर 5 आई थिंक बनेगी, 6 बनेगी, चले मैं चेंज कर लूंगा, वर्किंग 6 बैंक अकाउंट। अब आपने देखना है कितना कैश बिजनेस में आया और कितना कैश बिजनेस से आउट हुआ है, राइट। तो देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना था, 45,000। जब साल शुरू हुआ था तो मेरे पास 45,000 ओपनिंग बैलेंस मौजूद, 45,000। अब इसमें जो पूरे साल में जो कैश पहले आया है वो प्लस करते जाओ। जैसे कैश, एक एक चीज पढ़ते जाएं। कैश सेल की तो यही बात है, कैश आया, तो ये कैश सेल से 375,000 मेरे पास कैश आ चुका है, ये प्लस किया। फिर क्रेडिट सेल के अगेंस्ट जो डेटर से पैसे आए हैं 1035, वो भी लिखे, वो भी कैश आया, कैश फ्रॉम डेटर्स। इसके अलावा देखते हैं, पहले में और कोई नहीं है, दूसरे में पेमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं रिसीट के लिए ना कुछ जगह छोड़ूंगा, जो पेमेंट्स आ रही हैं वो नीचे लेता जाता हूँ। यहाँ पेमेंट्स आपने क्रेडिटर्स को की है 641,450, इससे कैश कम हुआ, तो माइनस कर देंगे 641,450, 641 सॉरी। इसके अलावा देखें नंबर 2 में कैश परचेज किया आपने, कितनी है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, तो कैश परचेज से भी आपका कैश आएगा, वो ऊपर कैलकुलेट हुई है, वो हम वहाँ से ले लेते हैं, 58,050, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए जो पेमेंट की, ये नंबर 3 पे देखिए, ये सब पेड है, तो सैलरीज पे की हैं, वो लिखनी है 38,000, ये कैश के पॉइंट ऑफ से बना रहा हूँ। ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस 45। ओ माय गॉड, मेरा ख्याल है सेलिंग एक्सपेंसेस में यहाँ छोड़ गया, यस, इसको भी ऐड करें यहाँ। यहाँ पर सेलिंग एडजस्टमेंट नहीं थी, 45,000 ये भी ली है, ये खुद ही प्रॉफिट ठीक हो जाएगा, फार्मूले लगे हुए हैं। तो अब आइएगा, ये यहाँ पर भी लिखें क्योंकि कैश ये भी आउट हो रहा है, ये 45,000 का सेलिंग एक्सपेंस के अगेंस्ट। नंबर 4 में ये कैश डिस्काउंट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कैश से, ठीक है। हाँ, अलबत्ता वो कहता है आपने एक मशीन बेची है लॉस पे, ये कितने में बेची है ये नहीं बताया, तो ये तो कैश आएगा ना यहाँ पर, ये मैं यहाँ लिखूंगा सेल ऑफ मशीन। अब देखें कैसे निकालूंगा, जो मशीन बेची थी उसकी बुक वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, वो वैल्यू लेनी है जो मैंने वहाँ लिखी थी ओल्ड मशीन की, 50,690 की। तो 50,690 की अगर आप मशीन बेचते हो 15,000 लॉस पे, तो यकीनी बात है 15,000 कम मिलेगा ना आपको, तभी लॉस हुआ ना।
तो ये अमाउंट इसमें से माइनस करके लिखूंगा, इसका मतलब बाकी अमाउंट आपने बेची। जिस तरह आप ये समझ लो, एक एसेट आपके पास 25,000 का है, आप कहते हो मुझे 5,000 लॉस हो गया है बेचने पे, तो इसका मतलब फिर आपने 20 में बेचा ना, ये इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। ये कैश आ गया हमारे पास। देन ओल्ड मशीन, अच्छा एक नई मशीन खरीदी है 164,800, ये बेच तो लिया। अब न्यू मशीन जो है उससे कैश आउट होगा 164,800। ये फिर आपने ऑफिस इक्विपमेंट भी बेचा है और ये 20 में ही बेचा है, ये लिखा हुआ है एट 20,000। तो ये तो एज इट इज ले लो, सेल ऑफ इक्विपमेंट, इसमें कोई लॉस गेन नहीं हुआ, ये 20,000 में सेल किया, ये भी 20,000 यहाँ प्लस हो गया। देन डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन टुगेदर विद द पार्ट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल 25,000 वाज मेड, यानी आपने दो पेमेंट की है, एक तो लोन रीपे किया 25,000 का और साथ में इंटरेस्ट पे किया है। और इंटरेस्ट कितना पे किया है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ से उठा लेते हैं इंटरेस्ट, ये 19,000 ये भी पे किया है। इसके बाद अगर आप देखें तो क्लोजिंग स्टॉक और क्रेडिटर्स दिए हैं, तो अब ये खत्म हुआ। यहाँ तक पहले मैं टोटल कर लेता हूँ कि हमारी रसीद कितनी होती है। यहाँ तक टोटल तो इतना कैश आ गया, और अब इसके बाद मैं इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सबको माइनस करता हूँ, तो 189,300 का मेरे पास कैश बैलेंस आ रहा है साल के एंड पे। इसको कहेंगे कैश एट बैंक। ये सिंपल, यानी कितना कैश आया और कितना कैश किया। हाँ अलबत्ता इन क्वेश्चंस में बड़े ध्यान से एक एक चीज को देखना होता है। जैसे अभी देखें सेलिंग एक्सपेंस जो है वो मैं भी इग्नोर कर गया था, ठीक है। 189,390 जो है वो मेरा बैंक अकाउंट में अमाउंट आ चुकी है। अब इससे आगे चलिएगा, देखें बैंक अकाउंट भी हो गया। अब मेरा और कोई भी करंट एसेट नहीं है, ठीक है, कोई नया भी नहीं क्रिएट हुआ। अब इसके बाद इन तीनों को मैं यहाँ टोटल कर लेता हूँ, दिस और इसको टोटल किया तो ये 513,090। अब मैं करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दोनों को प्लस करता हूँ, तो ये मेरे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। जी, अब हम आएंगे दूसरी तरफ, इक्विटी की तरफ। एंड लायबिलिटीज, हम लेंगे इक्विटी और इसमें लेंगे कैपिटल। अब देखें जब साल शुरू हुआ था तो हमारा कितना कैपिटल था। अच्छा कैपिटल गिवन नहीं है, उसने दिया नहीं हुआ, बड़े आराम से निकल आएगा। टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज लेस कर दूंगा तो कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक वर्किंग बनाएंगे, वर्किंग नंबर 7। ये हमने 6 करनी है ना इसको, वर्किंग 7 ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, जो जितने दिए हुए ना बस लिस्ट डाउन करते जाओ। एक तो फ्री होल्ड लैंड है, ये हमारे पास थी 1 लाख की। फिर बिल्डिंग 610, उसके बाद प्लांट 330, एंड ऑफिस इक्विपमेंट 115, ये नॉन करंट हो गए। और फिर कोई हेडिंग देने की जरूरत नहीं, स्टॉक 183, एंड डेटर्स 177 और बैंक 45,000। पहले इतने हिस्से को ना टोटल कर लेंगे, इसको टोटल किया, ये टोटल एसेट आ गया। अब इसमें जितनी लाइबिलिटीज गिवन है माइनस कर देते हैं। एक तो लोन है, लोन था मेरा 190,000 का। उसके बाद के ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 75,000,
और फिर हमारे पास क्रेडिटर्स और ऑफिस एक्सपेंसेस, जिसको अक्रूड एक्सपेंस भी कह सकते हो, 35,000। अब इन सबको मैंने प्लस माइनस किया, ये 1260 की जो अमाउंट आ रही है, दिस वन इज नॉन एज कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल आ गया मेरे पास, इसको यहां ले आ। अब इसमें ऐड करूंगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने एसओसीआई में कैलकुलेट किया हुआ है 92,130। अच्छा, अब ड्राइंग्स देखिएगा, कई साल के दौरान में हमने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, मुझे कहीं ड्राइंग्स नज़र नहीं आई। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में कहीं ड्राइंग्स नहीं आई, तो नहीं आई तो बस सिंपली आप इसको प्लस कर दो, माइनस करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में 10% लोन दिया हुआ है। अच्छा, अब लोन कितना है? ओपनिंग लोन था 190,000, दिस वन। ठीक है, लेकिन साल के दौरान में आपने 25,000 का हमने पढ़ा था कहीं पे भी किया है, एडजस्टमेंट नंबर दिस, ये आपने 25,000 का पे किया है, वो माइनस कर दे, क्योंकि वो साल के शुरू में मेरा जो लोन था वो 190,000 का था, 25,000 का मैं पे कर चुका हूं, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। ये एक ही अमाउंट है, यहीं ले आते हैं। अब आइएगा करंट लाइबिलिटीज। देखें, अब हमारे पास करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे पहले बनाया था डेटर्स का। अब इसके लिए मैं वर्किंग एट बनाऊंगा, जिस तरह डेटर्स को बनाया था उसी तरह बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है क्रेडिटर्स का? दिस वन ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे पास जो ओपनिंग है वो 75,000। साल के दौरान आपने जो क्रेडिट परचेज की है वो प्लस हो जाएगी, का वर्ड ना लिखो, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेज क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है, यहां से भी देख सकते हो, ये क्रेडिट परचेज 664,950, और जो आपने पेमेंट की है, इसको जो पेमेंट की थी आपने वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि जब पेमेंट आप कर चुके हो वो उससे बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से उठा लेते हैं पेमेंट, इस वन। ठीक है, और इसके बाद देखें एक डिस्काउंट रिसीव्ड आ रहा था, एडजस्टमेंट नंबर दिस, डिस्काउंट रिसीव्ड, इससे भी मेरे डेटर्स कम हो जाते हैं, 13,000 क्रेडिटर्स, 13,000। अब इसको प्लस माइनस कर लें, दिस वन इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, ये अमाउंट यहां ले आते हैं। क्रेडिटर्स के बाद अब देखिए हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। ओपनिंग बैलेंस नहीं उठाना, ये वाला अमाउंट नहीं उठानी, 35,000, ये तो ओपनिंग थी, ये क्लोजिंग की दी हुई है, विच इज 28,000, ये 28,000 ये अमाउंट नहीं। अब इसके अलावा एक नज़र देख लें, मेरा नहीं ख्याल का कोई और लाइबिलिटी हमारी नई क्रिएट हुई है जी, कोई नहीं है, बस इसको आप प्लस करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये इक्वल आना चाहिए, आएगा। ये मेरी करंट लाइबिलिटीज है। अब इन तीनों को ऐड करके देख लेते हैं। ये हो गया 1630, 630, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब बताइए इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो, ये जरा थोड़ा सा
डिफरेंट क्वेश्चन था और ट्रिकी क्वेश्चन था। कोई भी चीज ना समझ आई हो तो पूछिए। सर क्लासेस को फिजिकल करते हैं सर, बहुत मुश्किल होती है ऑनलाइन। जी बोलिए दोबारा। सर फिजिकल क्लासेस करते हैं सर, ऑनलाइन बहुत मुश्किल होती है। यार कोई प्रॉब्लम है ना जिसकी वजह से मैं नहीं ले पा रहा, मैं कॉलेज नहीं आ रहा, सर कोई चलें इशू है जब मेरा। सर जब और भी सब आप आए सर हम तैयार हैं। सर ऑनलाइन बहुत मुश्किल होता है। मजबूरी है, सम टाइम इंसान के साथ ऐसा मसला आ जाता है सर कि चलें सर, फाइल्स वगैरह आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि सर फिर हम प्रैक्टिस करेंगे सर, फिर दोबारा सर बेहतर होगा सर, क्योंकि अभी तो इतने सारे पॉइंट्स निकल जाते हैं, आप काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल जाते हैं। हाँ आज सही कह रहे हैं आप, क्योंकि काफी ये ऊपर से हम फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको, लेकिन ये है कि मैं इसको ना यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा आज ही ना रात तक, तो आप एक दफ़ा फिर उसको देख भी सकते हैं, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको करके, लेकिन खुद करें ज़रा एक दफ़ा ना, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको वहाँ पर ले जाकर उसको देखें कि इसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो अब बताइए आप लोग, अगला क्वेश्चन भी करवाऊँ या काफ़ी है आज इतना? सर काफ़ी काफी है सर। काफ़ी है, मुझे नज़र आ रहा है वो लोग। चलें, उस्मान साहब मौजूद हैं यहाँ पर? जी सर, वो आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है आवाज़, तो ज़रा अटेंडेंस लगा लेते हैं आप। मैं ज़रा ये आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अटेंडेंस लगा सकता हूँ मैं। लगा सकते हैं ना, तो आप ज़रा अटेंडेंस लगाइएगा, मैं ये स्टॉप रिकॉर्डिंग